बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं कोएगुलेशन एंड फ्लक्चुएशन। हमने पढ़ा था कि लायोफिलिक कुलाइड स्टेबल होते हैं, लायोफोबिक कुलाइड को स्टेबल बनाना पड़ता है। और चूंकि लायोफोबिक कुलाइड इटसेल्फ स्टेबल नहीं होते, उनको हम स्टेबल बनाते हैं चार्जेस की प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन की वजह से। इसलिए अगर उनमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जाए तो लायोफोबिक कुलाइड कोएगुलेट हो जाते हैं। अलबत्ता लायोफिलिक कुलाइड चूंकि इंट्रिंसिकली स्टेबल होते हैं, उनको कोएगुलेट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है। जब हम लायोफोबिक कुलाइड में इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस कुलाइडल पार्टिकल्स पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर एनायनिक कुलाइड हो तो इलेक्ट्रोलाइट के कैटाइन उनकी एनायनिक कुलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर एड्जॉर्ब होंगे और उनके चार्जेस को बैलेंस कर उनके चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं कोएगुलेशन। और जब चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं देन कुलाइडल पार्टिकल एग्रीगेट होके सेटल हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्लक्चुएशन। सिमिलरली अगर कैटाइनिक कुलाइडल पार्टिकल हो, अगर कैटाइनिक कुलाइड हो तो इलेक्ट्रोलाइट के एनाइंस इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज करते हैं और कुलाइडल सिस्टम को कोएगुलेट और फ्लक्चुएट कर देते हैं। कोएगुलेशन और फ्लक्चुएशन का प्रोसेस चूंकि इंटरकनेक्टेड है, इसलिए सम टाइम इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है इस वर्ड को। यानी सम टाइम कोएगुलेशन को ही फ्लक्चुएशन और फ्लक्चुएशन को कोएगुलेशन कह दिया जाता है, क्योंकि जब कोएगुलेशन होती है तो उसके बाद फ्लक्चुएशन भी हो जाती है। इसलिए इन दोनों प्रोसेस को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। अब देखें, अगर कोई कुलाइडल सिस्टम है, लायोफोबिक कुलाइड है, उसमें थोड़ा सा भी आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी उसकी कोएगुलेशन और फ्लक्चुएशन हो जाएगी। तो लायोफोबिक कुलाइड्स आर प्रेसिपिटेटेड इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब कुलाइडल सिस्टम की स्टेबिलिटी को कैसे मेजर किया जाए, कैसे डिटरमिन किया जाए, इसके लिए हम फॉलोइंग स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कुलाइड इज नोटेड बाय फॉलोइंग स्टेप्स। जिस कुलाइडल सिस्टम की स्टेबिलिटी को हमने स्टडी करना है उसको आप डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में ऐड करें। यानी आप डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स लें और उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ लायोफोबिक सोल ऐड कर दें। इक्वल अमाउंट्स ऑफ सोल आर एडेड टू सीरीज ऑफ टेस्ट ट्यूब्स। यानी 8-10 टेस्ट ट्यूब्स ली, उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ लायोफोबिक कुलाइड ऐड कर दिया। इसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाएंगे विद डिफरेंट कंसंट्रेशन और उस सॉल्यूशन को तमाम टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे विद इक्वल वॉल्यूम। ये थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, equal amount of sol are added to series of test tubes. Second step, we will prepare electrolyte solution with different concentration. And then third step, equal volume of electrolyte solution is added to each test tube. And these test tubes are then observed. अब हम देखेंगे कि इन टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले कोएगुलेशन किसकी होती है। जिस कोलाइडल सिस्टम की, जिस सोल की सबसे पहले कोएगुलेशन और फ्लक्चुएशन होगी, इट मीन वो लीस्ट स्टेबल है, और जिसकी कोएगुलेशन सबसे देर में होगी दैट विल बी मोस्ट स्टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वल अमाउंट ऑफ सोल आर एडेड टू अ सीरीज ऑफ टेस्ट ट्यूब्स। देन वी विल प्रिपेयर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, and then equal volume of electrolyte solution is added to each test tube, and test tubes will be observed after certain time, and minimum concentration of electrolyte required to coagulate and flocculate the sol is determined. अब हम देखेंगे कि मिनिमम कितना कंसंट्रेशन चाहिए इलेक्ट्रोलाइट कुलाइड को कोagulate करने के लिए। The minimum concentration of electrolyte required to coagulate and flocculate the sol will be determined, और इस अमाउंट को कहा जाता है फ्लक्चुएशन वैल्यू। अब चूंकि ये वैल्यू वॉल्यूम पे डिपेंड करती है,
क्योंकि ये देखें हमने कहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोल विल बी टेकन। अब ये वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। इट मीन कि कोलाइडल सिस्टम को कोएगुलेट और फ्लैकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है ये डिपेंड करता है कि आपने सोल का कितना वॉल्यूम लिया हुआ है। तो इसमें आपको वॉल्यूम फिक्स करना पड़ेगा। ये 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सिस्टम, ये वॉल्यूम आपको फिक्स करना पड़ेगा 1 लीटर पर। तो ये जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की जो 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सिस्टम को कोएगुलेट कर दे उसे कहते हैं फ्लैकुलेशन वैल्यू। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू coagulate and flocculate 1 liter of colloidal system is called flocculation value। और ये जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की इसे हम लेंगे मिलीमोल्स में। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड फॉर कोएगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सिस्टम इज कॉल्ड फ्लॉकुलेशन वैल्यू। अब देखें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की फ्लॉकुलेशन वैल्यू। पहले हम डिस्कस करते हैं एनायनिक कोलाइड्स को। एनायनिक कोलाइड को फ्लैकुलेट और कोएगुलेट करने के लिए कैटाइंस यूज होंगे। ये देखें ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट। अब चूंकि हम एनायनिक कोलाइड ले रहे हैं तो एनायनिक कोलाइड को कोएगुलेट करने के लिए इन इलेक्ट्रोलाइट के कैटाइंस यूज होंगे। अब यहाँ सोडियम आयन यूज होगा। सोडियम क्लोराइड जब हम ऐड करेंगे, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जब हम ऐड करेंगे एनायनिक कोलाइड में तो सोडियम आयन एनायनिक कोलाइड को कोएगुलेट और फ्लैकुलेट करेगा और इसकी फ्लैकुलेशन वैल्यू कितनी है 51 मिलीमोल। यानी 51 मिलीमोल का सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लें, दैट विल बी एबल टू कोएगुलेट 1 लीटर ऑफ एनायनिक कोलाइड। और पोटाशियम क्लोराइड के लिए ये वैल्यू है 50 और पोटाशियम नाइट्रेट के लिए अगेन दिस वैल्यू इज 50। तो इन तीन इलेक्ट्रोलाइट्स की ये फ्लैकुलेशन वैल्यू है इन मिलीमोल। अगर इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन पर डाई पॉजिटिव चार्ज होगा तो फिर उसकी कम अमाउंट चाहिए होगी कोएगुलेशन और फ्लैकुलेशन के लिए। यानी सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड की जगह अगर हम कैल्शियम क्लोराइड ले लें तो कैल्शियम क्लोराइड में चूंकि कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन है, देयरफॉर इसकी कम अमाउंट चाहिए है। इसका कंसंट्रेशन 0.65 मिलीमोल हो तो भी ये कोएगुलेट कर देगा। यहां पर सोडियम क्लोराइड में चूंकि सोडियम पर मोनो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका 51 मिलीमोल सोल्यूशन चाहिए है। पोटाशियम क्लोराइड और पोटाशियम नाइट्रेट का 50 मिलीमोल सोल्यूशन चाहिए है। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम आयन पर चूंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसका 0.65 मिलीमोल सोल्यूशन भी 1 लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कोलाइड 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सिस्टम को कोएगुलेट कर देगा। सिमिलरली अगर बेरियम क्लोराइड लें तो बेरियम क्लोराइड का 0.69 मिलीमोल सोल्यूशन कोएगुलेशन के लिए काफ़ी है। और अगर हम जिंक क्लोराइड लें तो जिंक क्लोराइड में भी चूंकि जिंक पर 2 पॉजिटिव चार्ज है इसका 0.68 मिलीमोल सोल्यूशन 1 लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सिस्टम को कोएगुलेट कर देगा। और अगर हम बात करें एल्यूमिनियम क्लोराइड की, एल्यूमिनियम क्लोराइड में चूंकि एल्यूमिनियम आयन पर ट्राई पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी अमाउंट और कम चाहिए है, तो इसका कंसंट्रेशन और कम चाहिए है। इसका अगर 0.093 मिलीमोलर सोल्यूशन हो तो ये 1 लीटर ऑफ एनायनिक कोलाइड को कोएगुलेट कर देगा। अब गौर से देखें यहाँ सोडियम आयन पोटाशियम आयन पर मोनो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका रिलेटिवली हमें कंसंट्रेटेड सोल्यूशन चाहिए है 1 लीटर कोलाइडल एनायनिक कोलाइड को कोएगुलेट करने के लिए। और जब हम डाई पॉजिटिव आयन लेते हैं तो ये अमाउंट अच्छी खासी कम हो जाती है, ऑलमोस्ट 100 टाइम। तो जस्ट 0.65 या 0.69 या 0.8 मिलीमोलर सोल्यूशन से ही कोएगुलेशन और फ्लैकुलेशन हो जाती है। और जब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं यानी जब हम ट्राई पॉजिटिव आयन लेते हैं तो हमें और डाइल्यूट सोल्यूशन चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में आयन पर
जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही उसका कम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगा कोलाइडल सिस्टम को कोएगुलेट करने के लिए। इस लॉ को कहते हैं हार्डी-शूल्स लॉ, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस आए ये जो हमने पढ़ा था कि किसी भी कोलाइडल सिस्टम को कोएगुलेट और फ्लाकुलेट करने के लिए हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन ऐड करते हैं, और 1 लीटर कोलाइडल सिस्टम को कोएगुलेट फ्लाकुलेट करने के लिए 1 लीटर कोलाइडल सोल्यूशन की कोएगुलेशन और फ्लाकुलेशन के लिए जितना मिनिमम कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं फ्लाकुलेशन वैल्यू। और ये जो मिनिमम कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की है इसे मिलीमोल में मेजर किया जाएगा। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल required to coagulate and flocculate 1 liter of colloidal solution is called flocculation value। और यहाँ पर हमने एनायनिक कोलाइड की कोएगुलेशन और फ्लक्कुलेशन के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की फ्लक्कुलेशन वैल्यू डिस्कस की। अब आते हैं कैटायनिक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ। कैटायनिक इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेशन के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट का एनाइन रिक्वायर्ड है। तो नाउ फॉर कैटायनिक कोलाइड, और ये कैटायनिक कोलाइड है फेरिक ऑक्साइड का। इसमें अगेन अब ये चूंकि कैटायनिक कोलाइड है तो यहां पर हमें अब हमारा हमने डिस्कस करना है एनाइन का इफेक्ट। तो यहां पर पोटाशियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन कोएगुलेट करेंगे इस कैटायनिक कोलाइड को, और पोटाशियम ब्रोमाइड में ब्रोमाइड आयन कोएगुलेट करेंगे, पोटाशियम नाइट्रेट में नाइट्रेट आयन कोएगुलेट करेंगे। अब पोटाशियम क्लोराइड अगर हम ऐड करें 1 लीटर ऑफ फेरिक ऑक्साइड के सोल्यूशन में, फेरिक ऑक्साइड का 1 लीटर सोल्यूशन लें, उसमें अगर हम 103 मिलीमोल सोल्यूशन डालें पोटाशियम क्लोराइड का, तो दैट विल बी दिस इज द मिनिमम कंसंट्रेशन। 103 millimole is the minimum concentration of potassium chloride that is required for coagulation and flocculation of ferric oxide। और अगर हम पोटाशियम ब्रोमाइड लें इसकी फ्लक्कुलेशन वैल्यू 138, और पोटाशियम नाइट्रेट में ये वैल्यू है 131 मिलीमोल। ब्रोमाइड आयन और नाइट्रेट आयन का चूंकि साइज ज़्यादा है इसकी चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए इसका रिलेटिवली ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए है। जिस तरह हमने एनायनिक कोलाइड में कहा था कि जितना कैटायन पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही उसका लेस कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगा। सेम इज केस हेयर। अगर हम पोटाशियम क्रोमेट लें तो क्रोमेट आयन डाई नेगेटिव आयन है, तो इसकी लो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। तो इसका जस्ट 0.325 मिलीमोल सोल्यूशन हो तो वो 1 लीटर ऑफ फेरिक ऑक्साइड के सोल्यूशन को कोएगुलेट कर देगा। और अगर पोटाशियम सल्फेट लें तो इसमें भी ये सल्फेट आयन भी चूंकि डाई नेगेटिव आयन है तो इसका 0.219 मिलीमोलर सोल्यूशन कोएगुलेशन के लिए काफ़ी है। और अगर हम ट्राई नेगेटिव आयन ले लें, अगर हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लें जिसमें एनाइन पर ट्राई नेगेटिव चार्ज हो, लाइक पोटाशियम फेरिसाइनाइड, फेरिसाइनाइड आयन ट्राई नेगेटिव आयन है तो इसमें और कम कंसंट्रेशन चाहिए है। तो जितना किसी आयन पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही उसका लोअर कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगा फॉर कोएगुलेशन एंड फ्लक्कुलेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। इस लॉ को कहा जाता है हार्डी-शूल्स लॉ। हार्डी-शूल्स लॉ वाज प्रपोज्ड बाय सर विलियम बैट हार्डी एंड एच शूल्स। ये लॉ कहता है कि पावर ऑफ एन आयन टू अफेक्ट कोएगुलेशन डिपेंड ऑन इट्स वैलेंसी और चार्ज। ये इसकी स्टेटमेंट है। यानी पावर ऑफ एन आयन टू अफेक्ट कोएगुलेशन डिपेंड्स ऑन इट्स वैलेंसी और चार्ज, या यूं कह लें पावर ऑफ एन आयन इसको यूं कह लें द कोएगुलेटिंग एंड फ्लक्कुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन
coagulation and flocculation power of an ion directly depends on its charge density. तो ये दोनों तरह से हम इसे इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यानी जितना आयन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही उसकी कोएगुलेटिंग पावर और फ्लैकुलेटिंग पावर कम, जितना चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही उसकी कोएगुलेशन पावर और फ्लैकुलेशन पावर भी ज़्यादा होगी। तो पावर ऑफ अ कैटाइन टू कोएगुलेट एन आयनिक कोलाइडल सिस्टम, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। The power of cation to coagulate an ionic colloidal system increases in following order. सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, इनकी चूंकि चार्ज डेंसिटी कम है, इनकी कोएगुलेशन पावर कम होगी। मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन, इनकी कोएगुलेटिंग पावर रिलेटिवली ज़्यादा है, और एल्यूमिनियम आयन की इन सबसे ज़्यादा है। तो आयंस की चार्ज डेंसिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, और इनकी कोएगुलेशन पावर और फ्लैकुलेशन पावर ये भी इस डायरेक्शन में, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोएगुलेशन पावर एंड फ्लैकुलेशन पावर। सिमिलरली अगर हम एनाइन की बात करें तो पावर ऑफ एनाइन टू कोएगुलेट कैटायनिक कोलाइडल सिस्टम इंक्रीजेज इन दिस ऑर्डर। क्लोराइड आयन और ब्रोमाइड आयन, इन पर चूंकि इनकी चूंकि चार्ज डेंसिटी कम है, इनकी कोएगुलेशन पावर और फ्लैकुलेशन पावर भी कम है। सल्फेट आयन, क्रोमेट आयन, इनकी चार्ज डेंसिटी क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन से ज़्यादा है, इनकी फ्लैकुलेशन पावर और कोएगुलेशन पावर भी ज़्यादा है। और फास्फेट आयन की चार्ज डेंसिटी चूँकि सल्फेट से भी ज़्यादा है, इसकी कोएगुलेटिंग पावर भी सबसे ज़्यादा है। It means flocculation value inversely depends on valency of ion, या आप यूं कह लें flocculation value of ion inversely depends on charge density of ion. तो जितना चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही फ्लक्चुएशन वैल्यू कम होगी, यानी उतना ही लोअर कंसंट्रेशन चाहिए होगा इलेक्ट्रोलाइट का फॉर कोएगुलेशन एंड फ्लक्चुएशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम। इट मीन अच्छा कोएगुलेटिंग एजेंट और अच्छा फ्लक्चुएटिंग एजेंट वो होगा जिसकी फ्लक्चुएशन वैल्यू कम हो, और ये उस सूरत में मुमकिन है जब रिक्वायर्ड आयन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो। तो जब भी हमने किसी कोलाइडल सिस्टम को अगर हमने फ्लक्चुएट करना है, कोएगुलेट करना है, तो हमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइट चूज़ करना चाहिए जिसमें रिक्वायर्ड आयन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो। यानी अगर हमने कैटायनिक कोलाइड को कोएगुलेट करना है तो फिर ऐसा इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट करें जिसमें एनाइन पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो। और अगर हमने किसी एनायनिक कोलाइड को कोएगुलेट और फ्लक्चुएट करना है तो फिर ऐसा इलेक्ट्रोलाइट चूज़ करें जिसमें कैटायन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।